नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2020 एग्जाम के लिए। तो सेकंड फेज की जो अभी शिफ्ट रह रही है और जो थर्ड फेज स्टार्ट होगा 31 जनवरी से, उसके लिए जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है आरआरबी एनटीपीसी की, उनको एनालाइज करने के बाद हमने ये क्वेश्चन जो है ये इस वीडियो में डाले हैं। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और दोबारा रिपीट होने की काफी संभावनाएं रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये आप सबको पता ही होगा कि कौन सा कलर होता है जिसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है या फिर सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा रेड। तो रेड कलर जो होता है इसकी सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो विबग्योर जो होता है वॉयलेट से स्टार्ट होता है और रेड पे खत्म होता है। तो रेड की रहेगी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, वॉयलेट की रहेगी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो ये जो क्वेश्चन होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से रिलेटेड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। जो पीछे की एक शिफ्ट रही थी उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In 1981, ISRO launched India's first geostationary satellite called डैश। तो 1981 में इसरो के द्वारा भारत की पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करी गई थी, उसका क्या नाम था? तो हमारा आंसर हो जाएगा एप्पल। एप्पल जो थी ये पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी भारत की, जो कि लॉन्च करी गई थी 1981 में। अगर भारत की पहली सैटेलाइट की बात करी जाए कि भारत की पहली सैटेलाइट कौन सी थी, तो वो रहेगी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो सैटेलाइट थी ये रशिया की मदद से हिंदुस्तान के द्वारा लॉन्च करी गई थी, जो कि भारत की पहली सैटेलाइट है। अब दोस्तों इसरो और डीआरडीओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस हैं हिंदुस्तान की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, जिनके ऊपर लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो मिसाइल लॉन्च करी गई है डीआरडीओ के द्वारा, उनकी रेंज कितनी होती है, वो कहां से लॉन्च करी गई, ये आपको जरूर याद रखना है। और इसरो के द्वारा जो सैटेलाइट अभी तक लॉन्च करी गई है वो कौन कौन से ईयर में लॉन्च करी गई थी, ये चीज आपको याद रखनी है। इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और डीआरडीओ और बार्क के द्वारा जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इन दोनों के द्वारा मिलकर जो जॉइंट मिशन हुए हैं, जो जॉइंट इन्होंने डेवलपमेंट करी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और इन सब के हेडक्वार्टर हो गया, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, इनके लीडर्स हो गए, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे ही। तो इनको भी आप अच्छी तरीके से तैयार करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1928? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आप सबको पता ही होगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं उनके द्वारा किस चीज की खोज करी गई थी। अब ये जो खोज करी गई थी ये पहली एंटीबायोटिक है जो कि डेवलप करी गई थी 1928 में। तो उसका क्या नाम रहेगा? तो उसका नाम हो जाएगा पेनिसिलिन। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर करी गई थी उसका क्या नाम था, तो वो रहेगी पेनिसिलिन। अब ईयर इंपॉर्टेंट रहेगा 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसको डिस्कवर करा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21A? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार, लेकिन ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो राइट टू एजुकेशन दिया गया है कि उनको मुफ्त में और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी, ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो ये आता है आर्टिकल 21A में। आपको ये बात जरूर याद रखनी है, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। तो एजुकेशन जो है, एजुकेशन का जो राइट है, और ये किस चीज के लिए है? जो चिल्ड्रन रहेंगे 6 से 14 साल के, उनके लिए स्पेशली आर्टिकल 21A जो है इसमें फ्री एजुकेशन का प्रावधान रखा गया है और साथ ही साथ कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए हिंदुस्तान में। इस चीज के बारे में फोकस करा गया है आर्टिकल 21A में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is C12H22O11 also known as? तो केमिकल फॉर्मूला जो रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। केमिकल नेम भी पता होना चाहिए आपको, केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। इनके ऊपर लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन रहते हैं, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि C12H22O11 को किस नाम से जाना जाता है। तो आप सबको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, हमारा आंसर हो जाएगा शुगर। तो शुगर जो होती है, चीनी जो होती है, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है C12H22O11। नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू हेड अ पैरामिलिट्री फोर्स।
तो भारत की पहली महिला कौन थी जिन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स को हेड करा था? अब जो एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, उसको हेड करा गया था इनके द्वारा। जो सशस्त्र सीमा बल है वो पैरामिलिट्री थी जिसको हेड करा था पहली बार किसी महिला ने। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका सशस्त्र सीमा बल का नाम भी आपको याद रखना है। अब वो कौन थी तो उनका नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो हो जाएंगी अर्चना रामासुंदरम। अर्चना रामासुंदरम जो है ये पहली महिला है जिनके द्वारा पहला मिलिट्री फोर्स को हेड करा गया था। कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स को? तो सशस्त्र सीमा बल को आपको याद रखना है। और जहां भी आपको फर्स्ट फीमेल दिख जाएगा, फर्स्ट वुमेन या फर्स्ट फीमेल, वो क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहां पे प्राइम मिनिस्टर जो होंगे वो चेयरमैन रहेंगे? तो आप सबको पता ही होगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। जो राज्यसभा होता है अगर उसका चेयरमैन पूछा जाए आपसे कौन होता है, तो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट जो रहेंगे वो चेयरमैन रहेंगे राज्यसभा के। अब प्राइम मिनिस्टर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? तो वो हो जाएगी CSIR। CSIR जो होती है ये एक मेडिकल से रिलेटेड होती है, तो इसके जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। अब CSIR जो होता है की फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है 2 बार। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो रहती है ये फुल फॉर्म रहेगी CSIR की, जिसके हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं करंट प्राइम मिनिस्टर। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, तो आप सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी पूछे जा रहे हैं, फिजिक्स से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में। 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में फिजिक्स से रिलेटेड भी पूछे जा रहे हैं। और जो साइंस का रेशियो रहेगा, साइंस से काफी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम्स में। तो आप अच्छी तरीके से तैयार करें। जो जो आपको टॉपिक बताए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में, बस उसका लेवल जो है वो थोड़ा हार्ड कर दिया जाता है या फिर थोड़ा इजी कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्लियामेंट हाउस इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग। तो पार्लियामेंट हाउस इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि भारत का जो नया पार्लियामेंट हाउस बनने जा रहा है दिल्ली में, इस वजह से जो पुराना पार्लियामेंट हाउस है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो पार्लियामेंट हाउस जो है दिल्ली में, जो भी करंट टाइम में पार्लियामेंट हाउस है, वो कब बना था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1921 से 1927 में। 1921 से 1927 में जाके बना था पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में। 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन जो था वो स्टार्ट हुआ था और 1927 में जाके खत्म हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एडविन लुटियंस जो हैं उनके द्वारा डिजाइन करा गया था पार्लियामेंट हाउस को। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन वॉज फाउंडेड इन। तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जो है ये कौन से साल में फाउंड करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1975। 1975 में फाउंड करा गया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को। अब आपको इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी वो कब फाउंड करी गई थी। इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जो है इंपॉर्टेंट, जो अभी करंट टाइम में चर्चा में रह रही हैं, उनसे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो वो कब फाउंड हुई थी, उनका हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है, आपको इस चीज पे जरूर ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि अब किसानों से रिलेटेड काफी मुद्दे चल रहे हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, जो भी संस्थान हैं, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन एशिया इज लोकेटेड इन। तो ऑयल फील्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीछे भी 2-3 शिफ्ट में ऑयल फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एशिया की जो सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम। तो असम जो स्टेट है वहां पे एक सिटी रहेगी डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो सिटी है वहां पे इंडिया की, या फिर हम कह सकते हैं एशिया की सबसे पुरानी ऑयल फील्ड है, जो कि अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पुरानी ऑयल फील्ड अगर पूछी जाए आपसे एशिया की, तो वो रहेगी डिब्रूगढ़ असम में। द प्लैनेट मार्स इज ऑल्सो नोन एज। तो प्लैनेट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कल की शिफ्ट में। तो मार्स जो प्लैनेट होता है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता ही होगा कि मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अगर हम देखते हैं मार्स प्लैनेट को तो ये थोड़ा रेडिश कलर में होता है, इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। वन पीपल वन स्टेट वन लीडर
वॉज द पॉलिसी ऑफ। तो ये जो पॉलिसी थी वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर, ये किसकी पॉलिसी थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा हिटलर। तो हिटलर जो थे उनके द्वारा एक पॉलिसी स्टार्ट करी गई थी जिसका नाम रहेगा वन पीपल वन स्टेट और वन लीडर। जितने भी लीडर रहेंगे, इंटरनेशनल लीडर्स हो गए, नेशनल लीडर्स हो गए, और खास तौर से जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जो भी स्लोगन दिए गए थे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा वो आपको ध्यान रखना है। उनके द्वारा कोई भी कैंपेन स्टार्ट करी गई थी, कौन से साल में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जगह आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी जगह से मार्च जो था, कोई भी अगर कैंपेन स्टार्ट करी गई थी तो वो कौन सी जगह से स्टार्ट करी गई थी, तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज द फेमस मीनाक्षी अमन टेम्पल लोकेटेड। तो आपको पता ही होगा 10 से 12 बार हम इस क्वेश्चन को अपने चैनल पे डिस्कस कर चुके हैं कि मीनाक्षी अमन टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, कोणार्क टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है, सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो कि एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। मीनाक्षी अमन टेम्पल जो है ये लोकेटेड है मदुरई तमिलनाडु। तो मदुरई जो जगह है तमिलनाडु में, वहां पे लोकेटेड है मीनाक्षी अमन टेम्पल। विच गैस इज यूज्ड फॉर द रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स जो होते हैं उनके रिपनिंग के लिए, अब यहाँ पे जो रिपनिंग होता है इसका मतलब होता है पकाना। तो फ्रूट्स को पकाने के लिए कौन सी गैस होती है जिसका यूज करा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन जो गैस होती है इसकी मदद से जो फ्रूट्स होते हैं उनको रिपन किया जाता है, उनको पकाया जाता है। जितने भी खासतौर से जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं उनको जो पकाया जाता है वो इथाइलिन जो गैस होती है उसकी मदद से पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली पहली लैंग्वेज, यहां पे आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है नेटिव लैंग्वेज से। नेटिव लैंग्वेज जो होती है वो फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जैसे कि किसी स्टेट की कोई नेटिव लैंग्वेज होती है, तमिलनाडु की तमिल हो गई नेटिव लैंग्वेज। तो इस तरीके से जो नेटिव लैंग्वेज होती है व्यक्ति की, जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है, वो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली कौन सी लैंग्वेज होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मंदरिन। मंदरिन जो होती है ये एक चाइनीज लैंग्वेज है जो कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली नेटिव लैंग्वेज है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है तो आपका आंसर हो जाएगा इंग्लिश। अगर सिर्फ बोले जाने की बात करी जाए तो इंग्लिश हो जाएगी, लेकिन अगर नेटिव लैंग्वेज की पूछी जाए तो हो जाएगी मैंडरिन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो अभी हमने आपको बताया था जितनी भी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्टेब्लिशमेंट, ईयर, हेडक्वार्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, जिसको कि एनडीसी भी बोला जाता है, ये कौन से साल में इस्टेब्लिश हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1952। 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर वेरी हाई टेम्परेचर। काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइसेज इंपॉर्टेंट रहेंगी। जितने भी इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेज होते हैं ये सेकंड फेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्योंकि सेकंड फेज में हर शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिले हैं इंस्ट्रूमेंट और डिवाइसेज के ऊपर। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सी डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट की यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर को नापने के लिए। बैरोमीटर जो होता है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर को नापते हैं। काफी ज्यादा लो टेम्परेचर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? तो वो रहेगा क्रायोमीटर। क्रायोमीटर होता है लो टेम्परेचर के लिए और हाई टेम्परेचर के लिए होता है बैरोमीटर। The concept of 5-year plan in India was introduced by। अब 5-year plan काफी पूछा जाता है, खास तौर से फर्स्ट 5-year plan जो लॉन्च करा गया था वो कौन से साल में किया गया था? ये क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो अब आपको ये भी पूछा जा सकता है कि 5-year plan जो इंडिया में लॉन्च करा गया था ये किसके द्वारा करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लॉन्च करा गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था 5-year plan को हिंदुस्तान में, जो कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिसाइड यूके, यूएसए, जर्मनी एंड जापान द G8 कंट्रीज ग्रुप इंक्लूड। तो G8 कंट्रीज का जो ग्रुप है, जिसको कि ग्रुप ऑफ 8 के नाम से भी जाना जाता है, इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं। तो एक तो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, एक हो गया अमेरिका यूएसए, एक हो गया जापान, एक हो गया जर्मनी। ये 4 तो हमने नाम गिन लिए। इनके अलावा जो 4 कंट्रीज और इनकी मेंबर हैं वो कौन कौन सी कंट्री हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा, फ्रांस, इटली, रशिया। तो ये टोटल 8 मेंबर कंट्रीज हैं G8 ग्रुप की, जो कि रहेंगी कनाडा, फ्रांस, इटली, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, जर्मनी, जापान।
तो 8 होके आपको नाम याद रखने मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और खास तौर से परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कौन सी कंट्री कौन से साल में बनी थी, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से आपको जरूर याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों ऊपर जो आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप उस पर जाके हमारी सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि हमने स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए तैयार करी हैं। उनका फोकस सिर्फ आपके एग्जाम के लिए रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, उनसे आपको जरूर मदद मिलेगी। और साथ ही उनका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। धन्यवाद दोस्तों।